छत्तीसगढ़ के बस्तर में वजीर आजम ने इंडी इत्तेहाद को बनाया तनकीद का निशाना। पीएम ने कहा 2014 के बाद कांग्रेस की लूट का लाइसेंस हुआ मंसूख। कबायली समाज हमेशा से रहा है बीजेपी की तरजीह। बीजेपी के सरगर्दा लीडरों की जोरदार इंतखाबी मुहिम। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा, अब वोट बैंक की नहीं सिर्फ तरक्की की होती है सियासत। वजीर दिफा और बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के नमक्कल में किया रोड शो। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में इंतखाबी रैली से किया खिताब। सचिन पायलट ने राजस्थान के सीकर में की इंतखाबी तशहीर। बीएसपी लीडर आकाश आनंद की बरेली में रैली। समाजवादी और बाएं बाजू ने भी इंतखाबी मुहिम की तेज। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी वापस लेने का है आज आखिरी दिन। 26 अप्रैल को 12 रियासतों की 88 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। दिल्ली शराब घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुलजिम बीआरएस लीडर के कविता की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। के कविता की बाकायदा जमानत की अर्जी पर 20 अप्रैल को होगी समाअत। शराब घपले के मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के एमएलए दुर्गेश पाठक से की पूछताछ। कोविड-19 खिचड़ी घोटाला केस में शिवसेना यूबीटी के रहनुमा और मुंबई के शुमाल मगरबी लोकसभा के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर से ईडी ने की पूछताछ। कांग्रेस के साबिक रहनुमा संजय निरुपम ने कहा, शिवसेना यूबीटी ने खिचड़ी घोटाला करके मुतासरा मजदूरों के हुकूक केस लग। और आज रात 9:12 पर लगेगा साल का पहला सूरज ग्रहण। भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको समेत कुछ दीगर ममालिक में नजर आएगा सूरज ग्रहण। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बड़े जलसा आम से खिताब किया। पूरे मुल्क में फिर एक बार मोदी सरकार की बाज़गश्त का जिक्र करते हुए पीएम ने पिछले 10 सालों में मुल्क में किए गए तरक्याती कामों को शुमार कराया। वजीर आजम ने कबायली बहबूद के लिए उठाए गए इक़दामात का भी जिक्र किया। वबा के दौरान मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन फराहम करने का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि वो खुद एक गरीब ख़ानदान से हैं, इसीलिए वो गरीबों की ज़रूरियात को समझते हैं। वजीर आजम ने आयुष्मान भारत और जन औषधि योजना जैसे इक़दामात से अवाम को मिलने वाली राहत के बारे में भी बात की। वजीर आजम ने कांग्रेस और उसके इंडी इत्तेहाद पर भी सख्त हमला किया। वजीर आजम ने करप्शन के हवाले से इंडी इत्तेहाद पर सख्त हमला किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हुकूमत के क़याम के बाद तमाम गारंटियों पर अमल आवरी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि गरीबों की बहबूद बीजेपी की सबसे बड़ी तरजीह है। पीएम ने कहा कि मोदी आराम करने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए पैदा हुए हैं। अयोध्या में अजीमुशान राम मंदिर की तामीर का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद ने इसकी भी मुखालफत की थी। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में
सर झुकाया तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के धनौरा लोकसभा हलके से उम्मीदवार ओमकार सिंह मरकाम के हक में एक जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कबायली इस मुल्क और इस सरजमीन के पहले मालिक हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वनवासी और आदिवासी दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं और उनके पीछे दो मुख्तलिफ नजरियात हैं। एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा। आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इत्तेहाद का रस्मी ऐलान कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। 6 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार 3 सीटों पर और कांग्रेस के उम्मीदवार 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। उधमपुर, जम्मू, लद्दाख से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जबकि अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने पीडीपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा इंतखाबात के लिए सीटों पर इत्तेफाक नहीं हो सका। आगे जाकर कांग्रेस और पीडीपी मुश्तरका तौर पर असेंबली इंतखाबात के लिए इत्तेहाद पर बात करेंगे। और इस बीच कांग्रेस पार्टी के मंशूर पर तंज करते हुए बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि ये मुस्लिम लीग के मंशूर की तरह हैं। जिस तरह से मुस्लिम लीग ने मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देकर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की थी, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी मुल्क को तबाह करने का मंशूर लेकर आई है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि कांग्रेस का मंशूर 5 इंसाफ के सुतूनों पर मबनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मंशूर मुल्क के मुस्तकबिल का ब्लूप्रिंट है। ये करोड़ों लोगों की उमंगों की अलामत है। विरोधियों को भी ये कहना पड़ रहा है कि ये बड़े व्यापक दृष्टिकोण का खाका है, ये ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए, और 10 साल में जो भी समस्याएं इस देश के लोगों पर लादी गई हैं, उन सबका कहीं समाधान भी है और क्रमबद्ध तरीके से समाधान है। ये घोषणा पत्र भारत की आवाज है, इस देश की आवाज है। ये घोषणा पत्र उन लाखों करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी आशंकाओं, उनकी चुनौतियों के बेसिस पर बना है, जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, हमारे लीडर से, हमारे अध्यक्ष से लगातार मिलते रहते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री घबरा गए। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने डीएमके पर हमला करते हुए कहा है कि डीएमके कच्छतीवी जजीरे के मामले पर क्यों खामोश है। उन्हें मुल्क का एक हिस्सा श्रीलंका को देने पर कोई इतराज नहीं है। एक तरफ डीएमके तमिलों के फख्र की बात करती है और दूसरी तरफ वो इस मामले पर खामोश हैं। क्या वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क का एक हिस्सा श्रीलंका को दिया जाए?
why DMK is silent on the issue of Kachativu Island given by the Congress party. Why is he silent? Is he okay with giving away one part of the country to Sri Lanka? Why are they silent? Does he agree with the decision of the Congress party? Why are they mum? On one hand, they talk about the Tamilian glory. On the other hand, they are silent on the issue of Kachativu Island. और इस दौरान कांग्रेस लीडर सचिन पायलट राजस्थान में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। सचिन पायलट ने पाटन पहुंचकर कहा कि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि जब परिणाम 4 जून को आएंगे तो इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी चिंतित है, इसलिए कोशिश कर रही है कि विपक्ष की पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाए, कांग्रेस के लोगों को जोड़ा जाए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बांकुरा में एक जलसा आम का इनेकाद किया और इंतखाबात में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। जलसा आम के दौरान ममता बनर्जी को रिवायती ढोल बजाते और रिवायती रक्स करते भी देखा गया। और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए जेल का जवाब वोट के जरिए मुहिम शुरू की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के रुकन संजय सिंह, गोपाल राय, संदीप पाठक समेत कई लीडर मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वो दिल्ली के वजीर आला को बाइख्तियार बनाने के लिए इस मुहिम में शामिल हों। कांग्रेस के वफ्द ने आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। कांग्रेस के मंशूर पर बीजेपी की तरफ से लगाए गए इल्जामात के ताल्लुक से कमीशन में शिकायत की गई। इस वफ्द में पवन खेड़ा, सलमान खुर्शीद समेत कई रहनुमा शामिल थे। कांग्रेस लीडर गुरदीप सप्ल ने कहा कि आईटी एक्ट के तहत किसी भी चैनल को बंद करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के हाथ में होना चाहिए, न कि हुकूमत के। इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखी है कि चुनाव के दौरान ये जो अधिकार है सेक्शन 69 के तहत वो मंत्रालय के पास नहीं होना चाहिए, वो चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। और चुनाव आयोग हमारी बात से सहमत था। उनका ये मानना था कि चुनाव में फ्री स्पीच को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वजीर आजम का उत्तराखंड का दौरा हमेशा ही जश्न जैसा होता है। वजीर आजम देवभूमि को अपना खानदान मानते हैं। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 5 सीटों पर कोई मुकाबला नहीं है। अवाम पार्टियों से ऊपर उठकर मोदी जी को फतेहमंद बनाएंगे। उनका हमेशा आना हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक उत्सव होता है, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। सब जानते हैं उत्तराखंड से उनको बहुत जुड़ाव है, लगाव है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक योजनाएं यहाँ पर शुरू हुई हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, वो सब काम आज धरातल पर उतर रहे हैं। तो बड़ा जोश है लोगों में और हम देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और देवभूमि के लोग भी उनको परिवार की तरह चाहते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के साबिक डीजीपी विजय कुमार ने अपनी अहलिया के साथ उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उनके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई लीडरों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि इंतखाबी बॉन्ड के नाम पर बदउनवानी हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया और ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले में 26 अप्रैल को 12 रियासतों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें बैरूनी मणिपुर हल्के के कुछ हिस्से भी शामिल हैं।
और इस बार इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात में नौजवान और शहरी वोटरों की शिराकतदारी को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद इक़दामात और मुतअद्दिद मुहिम की शुरुआत की है। इलेक्शन कमीशन अपना पैगाम वोटर्स तक पहुँचाने के लिए टर्निंग 18 और यू आर दी विन मुहिम के तवस्सुत से पुरकशिश थीम और मकबूल आइकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। टर्निंग 18 मुहिम का मकसद रवा लोकसभा इंतखाबात में नौजवान वोटरों को राग़िब करना है। यू आर द वन मुहिम का मकसद इंतखाबी अमल में शामिल मुख्तलिफ हससदारों की गना कदर खिदमात को तस्लीम करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो भी जारी किया है और सबको ये पैगाम दिया है कि आप एक हैं, बाहर निकलें, वोट दें और दूसरों को भी ऐसा करने की तरकीब दें। हमारे इंतखाबी सफ़ीर बने और आए एक साथ मिलकर चुनाव का पर्व मनाएं। दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला KCR की बेटी के कविता को दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। के कविता ने अपने बेटे के इम्तहानात और उसे माँ के जज्बाती मदद की ज़रूरत का हवाला देते हुए अबूरी जमानत की दरख्वास्त दी थी। ED ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की थी कि कविता की बाकायदा जमानत की अर्जी पर 20 अप्रैल को समाअत होगी। और महाराष्ट्र में शिवसेना UBT के रहनुमा और मुंबई शुमाल मगरबी लोकसभा के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ED के दफ्तर पहुंचे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोविड-19 खिचड़ी घोटाला मामले में अमोल कीर्तिकर को तलब किया है। और इसी सिलसिले में कांग्रेस के साबिक लीडर संजय निरुपम ने खिचड़ी घपले के मामले में शिवसेना को हदफ तनकीद बनाया है। संजय निरुपम ने कहा है कि कैसे वक्त में जब मुल्क कोरोना की वबा से नबर्द आजमा था और घर पहुंचने की कोशिश में महाजिर मजदूर सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे थे, ऐसे वक्त में भी शिवसेना के खुदगर्ज लीडरों ने उनके हक की खिचड़ी का घपला किया। जब लोग खाने को तरस रहे थे, जब लोगों के पास गांव जाने की जगह नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, जब हमारे मजदूर, जिस जमाने में हमारे मजदूर ट्रेन के नीचे आके कट जाते थे भंडारा के आसपास, उस समय ये शिवसेना उबाठा के लोग उन गरीब मजदूरों के लिए जो आवंटित या सप्लाई की जाने वाली जो खाद्य सामग्री थी उसमें घोटाला कर रहे थे। संजय निरुपम ने कहा कि ED ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट से शिवसेना UBT के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को तलब किया है। खिचड़ी चोर के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर पश्चिम विभाग के शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं खिचड़ी चोर, उनको ED ने बुलाया है और ED इंट्रोगेशन के बाद क्या करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। ये अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डिग्री से मुतालिक अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स की वजह से हतक इज्जत के मुकदमे का सामना करने वाले आप लीडर संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद के मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन को मनसूख करने से इनकार कर दिया है।
निचली अदालत ने संजय सिंह और केजरीवाल को गुजरात यूनिवर्सिटी की जानिब से दायर हतक इज्जत के मुकदमे में 15 अप्रैल को हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। साल 2024 का पहला सूरज ग्रहण आज होने जा रहा है। नासा के मुताबिक सबसे तवील मुकम्मल सूरज ग्रहण तकरीबन 54 साल बाद नजर आएगा। इसका दौरानिया 4 घंटे 25 मिनट तक हो सकता है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल इतना तवील सूरज ग्रहण 1970 में देखा गया था। शुमाली अमेरिका में सूरज के सामने चांद की आमद से जमीन पर पैदा होने वाला साया 185 किलोमीटर चौड़ा होगा। ये साया मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा में पड़ेगा। चांद ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। वहीं भारत में लोग इस चांद ग्रहण को नासा की यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के जरिए देख सकते हैं। और आसाम में वाक़ काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को का एक ऐसा आलमी सकाफती विरसा है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे और रॉयल बंगाल टाइगर के साथ साथ कई नापैद हो जाने वाले अनवा के लिए भी जाना जाता है। आइए देखते हैं डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ की सफारी, जीप सफारी जो है बहुत ज्यादा लोग प्रसिद्ध है। लोग आते हैं दूर दूर से, देश विदेश सब जगह से। और आज मैं यहाँ पे हूँ। राजू और औरान जो है वो मुझे और हमारी टीम को यहाँ पे घुमाने लेके आए हैं। यहाँ पे जो राइनोसोरस है, ये सिंगल हॉर्न राइनोसोरस का घर माना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। करीब 3600 से ज्यादा राइनोसोरस, सिंगल हॉर्न राइनोसोरस यहाँ पे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यहाँ पे ये जो पूरा ट्रैक है ये बहुत बड़ा है, लंबा है, करीब 2 घंटे का करीब सफर होता है। और राजू सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये कितना लंबा है, कितने किलोमीटर का है? ये 18-19 से ज़्यादा किलोमीटर होगा हमारा सेंट्रल रेंज में जो सफारी का रूट है। और ये पूरा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है कितना बड़ा है ये थोड़ा? ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये टोटल पार्क एरिया 440 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत ही लंबा है। ये हाईवे के साइड में जितना भी है 44 किलोमीटर तक पूरा काजीरंगा ये। रॉयल बंगाल टाइगर जो है बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। करीब 130 रॉयल बंगाल टाइगर है पूरे काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो इसी वजह से ये काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। बहुतों को नहीं पता, बहुत से लोग कहते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है। काजीरंगा के बीच में इस वक्त हम हैं और ये एक और चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। ये इनका एंटी पोचिंग कैंप है। ये वॉच टावर है एंटी पोचिंग कैंप का, और इसको अक्षय कुमार ने फंड किया है। आप ये एंटी पोचिंग कैंप यहाँ पे चलाते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अब जो जानवर है जंगल में, कोई कभी मरता है ना, उसको देखना पड़ता है कब कहाँ कौन से तारीख में मरता है। और वो अंदर को कोई शिकारी आता है, ये देखना पड़ता है। ये एक्चुअली इकलौती जगह है जहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, रोक सकते हैं। हम जब आ रहे थे तो हमें अलग अलग तरीके के पक्षियाँ भी देखने को मिली जो रेड लिस्ट में है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है इन सारी प्रजातियों का एक ऐसा घर है जो उनको ना सिर्फ बचाता है बल्कि उनको पनपने का भी मौका देता है। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। आलमी खबरों में गजा में मुसलसल हलाकतों और इसराइली यरगमालियों की हलाकत पर वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरों ने उन्हें बैकफुट पर डाल दिया है। इसराइल ने जनूबी गजा में तैनात अपने फौजियों की तादाद में बड़ी कमी कर दी है। ज़्यादातर फौजियों को वापस बुला लिया गया है और अब वहाँ इसराइली फ़ौज का सिर्फ एक ब्रिगेड बाकी रह गया है। फौजियों का इनखला ऐसे वक्त में हुआ है जब मिस्र जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के माहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात के एक नए दौर की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है। इसराइल ने कहा है कि उसने और हमास ने 6 माह से जारी तनाज़े में मुमकिन जंगबंदी पर ताज़ा बातचीत के लिए एक टीम मिस्र भेजी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर डेनिस फ्रांसिस ने डिजिटलाइजेशन के सिलसिले में भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत गया तो मैंने डिजिटलाइजेशन पर होने वाले काम को करीब से देखा जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि मैं जब भी भारत के बारे में सोचता हूँ मुझे नाकाबिल यकीन भारत याद आता है। जब मैं वहाँ था तो मैंने ये सब देखा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन अहम है, इसमें अखराजात कम होते हैं और मईशतों को ज़्यादा कारआमद
बनाया जाता है। नेज अशिया सस्ती होती हैं। डेनिस फ्रांसिस ने यह भी कहा कि ये सब कुछ भारत की मईशत को मजीद मसाबकती बनाने में मदद कर रहा है। काबिल जिक्र है कि फ्रांसिस इस साल 22 से 26 जनवरी तक सरकारी दौरे पर भारत में थे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ दो तरफा मीटिंग की। डेनिस ने जयपुर और मुंबई का दौरा भी किया। दौरे के दौरान उन्होंने लोगों के साथ बातचीत भी की। बातचीत में बिलखुसूस सरकारी अफसरान, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मसाइल ज़ेर बहस थे। बातचीत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सदर भारत के डिजिटल कारी मुहिम से मुतालिक मॉड्यूल के मुद्दा बन गए। और आइए नजर डालते हैं खेल के मैदान पर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। कोलकाता की टीम 3 में से 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। वहीं चेन्नई की टीम 4 मैच में 2 जीत और 2 हार के साथ चौथे नंबर पर है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।